बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में जिन चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं या आए हैं टेस्ट में, वेव्स जो है उसमें एमसीक्यूज वेव्स से आते हैं। स्पेशली इसमें जो इंटरफेरेंस वाला टॉपिक है, इंटरफेरेंस उससे आते हैं। ऑप्टिक्स जो है उससे भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसमें लाइट की रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं कि लाइट जो इंटरफेरेंस करती है। वेक्टर जो है उस चैप्टर से भी एमसीक्यूज आते हैं। थर्मोडायनामिक्स जो है उससे भी एमसीक्यूज आते हैं। जो अभी तक टेस्ट में चैप्टर्स से एमसीक्यूज आए हैं, वो वेव है, वो इंटरफेरेंस है, वो आपके पास वेक्टर है, वो आपके पास थर्मोडायनामिक्स है, जो अभी तक हमने देखे हैं। हाँ, इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से भी आ सकते हैं कि एमसीक्यूज आया था। ये वाला इक्वेशन था, टा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर यहाँ पे टार्क को हम जीरो पुट कर लें तो डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि एल आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट। एल आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। बाकी हायर से जो एमसीक्यूज आते हैं, जो मैंने टॉपिक्स नोट किए थे, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स से एमसीक्यूज आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये स्पेशली जो टारगेट करते हैं जो टॉपिक्स, वो आपके पास हैं लेग्रेंजियन, ठीक है। लेग्रेंजियन से एमसीक्यूज देते हैं। ईएमटी से एमसीक्यूज देते हैं। ईएमटी में जो करल है जिसमें डेल्टा है, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उससे इक्वेशन देते हैं, एमसीक्यूज देते हैं। श्रोडिंगर में ये वाला एमसीक्यूज दिया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसके लिए वो जो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं, आई एच का डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, इस तरह कि इसमें मतलब इसके लिए क्या एमसीक्यूज इस्तेमाल होता है। हैमिल्टोनियन से भी दिए थे, हैमिल्टोनियन। ये सारे टॉपिक्स अपने साथ नोट करें, इनको सर्च करें गूगल पे और इनके शॉर्ट शॉर्ट डिफिनीशंस लेके और इनके शॉर्ट फार्मूलाज लेके, ठीक है। हैमिल्टोनियन से भी देते हैं, फॉर एग्जांपल एच साई इज इक्वल टू ई साई। उसके अलावा जो ये एमसीक्यूज देते हैं, क्वांटम पे भी जाते हैं, क्वांटम, ठीक है। और इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स जो है ये इनका बड़ा ही फेवरेट है। लेकिन हाई लेवल थर्मोडायनामिक्स, मैं इधर थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करूंगा, फिर बाद में मैं सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो है, ये जो मैंने सारे टॉपिक्स लेके हैं, इनको आप गौर से अंडरस्टैंड कर लें। सेकेंड ईयर में जो ये एमसीक्यूज देते हैं ना, सेकेंड ईयर में अभी तक जो एमसीक्यूज इसने दिए हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से दिए हैं सारे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स भी जाते हैं और वहाँ पे भी आपके पास मॉडर्न फिजिक्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ से भी एमसीक्यूज देते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में से एक इसने एमसीक्यूज दिया था, हाफ रिडक्टिविटी। ये एमसीक्यूज था कि अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आपके पास 1 के बराबर हो तो ये न्यूक्लियर स्टेबल होगा। ऑप्शन दिए थे कि 1 हो, 1 से ज़्यादा हो, 1 से कम हो, तो ये वाला एमसीक्यूज था। इसके अलावा हाफ लाइफ से, कल हमारे टेस्ट में एमसीक्यूज आया था हाफ लाइफ से, ठीक है। हाफ लाइफ से बहुत सारे आते हैं, वहाँ से न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चंस जो है वो किए जा सकते हैं मुख्तलिफ तरह से। टॉपिक्स अगर मैं आपको स्पेशली लिखवा दूँ ना, तो ये वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैंने टॉपिक्स तकरीबन लिखे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनको भी सिर्फ स्टडी कर लेना तो इंशाल्लाह आपके टेस्ट में इसके मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इससे एमसीक्यूज आएंगे। एक्सप्लेन केला त दा यो टॉपिक लग دا به لاست ډے باندې ټول درته ایکسپلین کوم چې کوم تاسو لاست ځای کنه، لاست چې کوم موږ سره 48 आवर्स دی आगे की हम कोशिश भी ये टॉपिक आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, मैथमेटिक्स में फिर हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। हर एक टॉपिक को यहाँ पे हम लिख लेंगे, उनके स्मॉल स्मॉल जो है नोट्स भी लिख लेंगे, आप लोग को डिफिनीशन समझ आ जाए, उसमें जो इक्वेशन है वो भी समझ आ जाए, ठीक है सर। जी सर बिल्कुल लास्ट कार म प्रे मुंगा खो डाउस गारी या पनि हगते एम की मुंगा बटेस पे जो पेशावर त बजू
बस 10 ही रह गया था। Mga देखिए मेरी बात sa सुनिए, Sudan अभी Sudan. आज ऐसा करते हैं ना कि शाम से हम शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। शाम से हम फिर जो इवनिंग क्लास है वो हम स्पेशली इसका लेंगे कि उसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। Sir, shortlisting pre दे सर मुंग तेरे second year course पूरा के और बोरस के और first year second year maths रहा था ओके बस सही देगा सर मैं। shortlisting मुंग डालना पाकर के portfolio जरूर को गया ठीक है ठीक है। और सर कम से कम चिलका नन्ना पूरे सुना वाले हाँ no ci sabaporism physics patami o bia maths rata lag जरूर के integration derivation ना कम type चला जी ठीक है सर geometry में खुला पाते ना ठीक है। ज्योमेट्री से नहीं आते हैं, थ्योरम्स आए थे मैथमेटिक्स में। ना सर खैर जो रहा था पता न लगी करम सर आपको कम निश्ता ठीक है। हीट इन थर्मोडायनामिक्स, दिस इज आवर लास्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें जो मेनली आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, पहले इसमें एक थ्योरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। कि जो गैसेस हैं, गैसेस वो किस टाइप की मोशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंटेनर है उसमें गैसेस जो है उसमें बहुत सारा गैस जो है वो इस तरीके से पड़ा है, ठीक है, बहुत सारा गैस है इसमें। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये किस टाइप ऑफ मोशन करते हैं। एक तो अपने साथ नोट करें, गैस डिफ्यूजन करता है। क्या करता है? डिफ्यूजन। हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर पे जाता है। अगर यहाँ पे गैस जो है वो हाई कंसंट्रेशन पे है तो यहाँ पे अगर गैस लो कंसंट्रेशन पे है तो गैस यहाँ से यहाँ क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा। सेकेंड नंबर पे ये ब्राउनियन मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है? मतलब ये एक इर्रेगुलर मोशन करता है, कोई खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन नहीं करता है। ठीक है, एक मिनट। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, पहले आप अंडरस्टैंड कर लें। अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर लो टेम्परेचर है, दो ग्लासेस है, एक में ठंडा पानी है एक में गर्म पानी है, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से कहाँ पे जाएगी? लो टेम्परेचर पे। हीट आपके पास एक एनर्जी है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से किधर जाती है? लो पे। ये डिफिनीशन है हीट की। अब अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए, दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए तो इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी और इस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर पे जाती है, ये डिफिनीशन है। थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। अब इसमें दो लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी अपने साथ नोट करें। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आपके पास है बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ है। या पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन सी लॉ है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसके बाद एक और लॉ है
एक इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये भी अपने साथ नोट करें। इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? आइडियल गैस कांस्टेंट है। अगर आपके पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आपके पास बॉयल्स लॉ। अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये आपके पास चार्ल्स लॉ। अच्छा, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, एन आपके पास क्या है? जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपके पास एवोगैड्रो लॉ है। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये आपके पास लो-सिक्स लॉ है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, जो हमें पता है कि इंशाल्लाह इसमें आएगी। आर जो है उसकी अगर वैल्यू आ जाए, तो आर की वैल्यू आपके पास है 8.314। सिंपल याद रखना है कि 8 से अबाव है। और आर आपके पास, अगर आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो आप एक इक्वेशन के जरिए निकाल सकते हैं, एन के इज इक्वल टू आर। ये एमसीक्यूज भी हमारे टेस्ट में आया था, कल के टेस्ट में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। टी आपके पास टेम्परेचर है, के आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। के जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और के की वैल्यू है 1.38 जूल पर केल्विन। ये इक्वेशन एनर्जी और टेम्परेचर को आपस में लिंक करती है, ये प्रेशर और वॉल्यूम को लिंक करती है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर को लिंक करती है, ये प्रेशर और टेम्परेचर को लिंक करती है, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को लिंक करती हैं। के जो है वो 1.38 आर जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट 8.314 है, ठीक है। और पी वी इज इक्वल टू के एन आर टी। ये इक्वेशन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब को आपस में क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। अच्छा, इसमें दो लॉज बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंडिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके पास एक सिस्टम है, ये उसके ऊपर मैंने डक ना रखा है, अगर डक ना ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हीट आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सपेंशन में हीट आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। आप चाय बना रही हैं और चाय का ढक्कन ऊपर जा रहा है तो आपके पास क्यों? पॉजिटिव है। अगर ढक्कन नीचे जा रहा है तो क्यों आपके पास नेगेटिव है। अगर इंटरनल एनर्जी इनकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल है। इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। अगर टेम्परेचर ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो ये आपके पास नेगेटिव। अब आपके पास है फर्स्ट लॉ। पहले जीरोथ लॉ को समझ लो। जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉज हैं जीरोथ लॉ को समझ लो।
आपके पास 3 सिस्टम है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। मोहम्मद मलियस मको होएगा ना यार, हम जमीन दे मलियस के साहब। अगर आपके पास 3 सिस्टम है ए, बी एंड सी, ये दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब यह है कि ये सारे आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। मैं अगर आपको कहूं कि if two system A and B are in thermal equilibrium and B is also in thermal equilibrium with another system C, it means that all the systems are in thermal equilibrium to one another. अब इसके बाद आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आपके पास ये इस तरह एक गैस है, कहीं एक कंटेनर में पड़ा है, आप नीचे से उसको गर्म कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, एक सिस्टम है, आप उसको हीट दे रहे हो, तो याद रखिए इस सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ढकना ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वर्क होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहती है कि जब भी आप एक सिस्टम को हीट दोगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्लस उस पर क्या करेगा, वर्क करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें क्या कहता है कि व्हेन हीट इज गिवन टू अ सिस्टम then internal energy is increases and work is done on the system. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कल के टेस्ट में भी आया था, वो एमसीक्यूज आपके पास था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताती हैं। देखिए ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताती हैं कि हीट जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसके एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की प्रैक्टिकल लाइफ में पूछा जाए कि किस में हो सकता है, तो आपने सिंपल मिसाल देना है, बाईसाइकिल का पंप है, बाईसाइकिल पंप क्या है। देखिए अगर आपने कहीं पर साइकिल के पंप देखे होंगे, हम ऊपर से क्या करते हैं, उसके ऊपर ये आपके पास पंप है ना, यहाँ पे वो लगा होता है, वो इस तरह जो हैंडल लगा होता है, हम क्या करते हैं, इस हैंडल के ऊपर हम इसको प्रेस कर लेते हैं, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और यहाँ पे क्या चीज़ इंक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी, और क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, हम जब भी कोई खुराक खा लेते हैं, उस खुराक के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। वो हमारी स्टोमक में क्या होता है, खुराक के अंदर पहले केमिकल एनर्जी होती है, हमारे स्टोमक में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो वहाँ पे जो है किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, शाबाश, कुछ पता नहीं है किस में कन्वर्ट होता है। हम खुराक के अंदर केमिकल होती हैं, जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पे हीट भी रिलीज होता है, और हम उस एनर्जी को दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनसे वर्क कर सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब क्या है, आइसो का मतलब आपके पास है सेम या कांस्टेंट, और थर्म का मतलब क्या है, हीट, डेल्टा। क्यों आपके पास ऐसा, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसमें कोई हीट जो है उसमें चेंज नहीं आ रही है, सॉरी यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, हीट वाला तो एडियाबेटिक है, टी इज कांस्टेंट। इधर देखिए, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है,
इस कंटेनर का टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखना है, नीचे से मैं इसको क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। अगर नीचे से मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो इसके अंदर ये आपके पास मालिक्यूल्स हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने जो उसके ऊपर ढक्कन रखा है वो इस तरह है कि मूवेबल है। मूवेबल है तो ये अगर थोड़ा टेम्परेचर इसका बढ़ने लग भी जाए तो ये ढक्कन ऊपर चला जाएगा, इसके टेम्परेचर को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिख लें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो जितना भी हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस है, यही एमसीक्यूज आया भी था, चेक कर लें। आइसोथर्मल वो प्रोसेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क होता है, जिसमें हीट एनर्जी मुकम्मल किस में कन्वर्ट होती हैं, वर्क में कन्वर्ट होती हैं। अब इसका हम ग्राफ स्टडी करते हैं, पीवी ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अगर फर्ज करें मैं आपको कहूं कि पहले मेरे पास एक सिस्टम था, उसका वॉल्यूम था V1 और उसका जो प्रेशर था वो था P1। जैसे ही हमने इसको हीट सप्लाई किया नीचे से, हमने जब इसको नीचे से हीट सप्लाई किया तो इसका तो प्रेशर कम हो रहा था और वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि ढक्कन ऊपर जा रहा था। देखिए तो ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P2। तो ये ग्राफ हमें क्या शो करता है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये ग्राफ किसके लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। इसको हम आइसोथर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोथर्म। और इसका जो स्लोप है वो माइनस पी डिवाइडेड बाई वी है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आइसोथर्मल में दो चीजें हैं, एक आपके पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब क्या है कि यहां पे वर्क पॉजिटिव होगा, सॉरी वर्क आपके पास इसमें नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो कंप्रेस होगा। अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर में एक कंटेनर है, उसके ऊपर मैंने जोर लगाया है, उसको मैंने थोड़ा सा दबा दिया है, तो इस केस में आपके पास वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। वर्क में देखें, अगर वर्क डन में कंप्रेशन हो रही है तो नेगेटिव होगा, अगर वर्क डन में आपके पास एक्सपेंशन हो रही है तो आपके पास पॉजिटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एग्जाम में आपके टेस्ट में आएगी। अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव, अगर सिस्टम नीचे आ रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, तो आपके पास वर्क क्या है, नेगेटिव है। अलका खबर मको है हमजा तो सबाक ने ऐशा जैसा टाइम दर फरेक शकना बच्चे अब सरकसु तो उस मोटा मवा ना मर नक्शे ना उल्टा गला सुपर है ना फरेका पर नंदे फरेका हूँ। अब इसके बाद है आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस। वैसे आप दोनों जो है बड़ी टैलेंटेड है, मैं आप लोगों को एक चीज़ का दाद देता हूँ, ये बात मेरी गौर से सुने, क्योंकि आप लोग जिन बच्चों को पढ़ाती हो उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ हैं यहाँ पे, तो मुझे तो इसमें बड़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है। टीचिंग को ले वडोदरा तो यही तो मसला है ना यार, इसको बड़ा अरे होते खामोश केनो लो चप्पल। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट एंटर कर सकता है ना तो हीट लीव कर सकता है। मैं अगर आपको कहूँ कि हम कोई ऐसा कंटेनर बनाए, आपने देखा होगा कि आजकल फीमेल के पास बॉटल्स होती हैं जिसमें 24 आवर तक पानी ठंडा रहता है या गर्म रहता है। अगर आप उसको देखें, उसको कंसिडर कर लें कि उसके अंदर बिल्कुल भी ना हीट अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस है।
देखें आपके पास ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। आप कंसिडर करें प्रेशर कुकर को, आप देख लें प्रेशर कुकर इतनी जल्दी खाना पकाता है, क्यों पकाता है? क्योंकि उसके मुकाबले में जो बाकी कंटेनर्स हैं, जो बाकी हम कंटेनर्स देखते हैं, उनसे तो उनका ढक्कन जो है वो भी ऊपर जाता है, हीट लॉस भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें हम एडियाबेटिक प्रोसेस ले रहे हैं जिसमें ये एक आपके पास एक आइडियल है, रियल में तो इतना पॉसिबल नहीं है, जिसमें हीट ना एंटर कर सके ना लीव कर सके। तो हम इसको जितना नीचे से हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ढक्कन फिर किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? एक तो मैं कह रहा हूं ना कि इसमें ना तो कोई हीट एंटर कर सकता है ना तो कोई हीट लीव कर सकता है। अगर मैं नीचे से बिल्कुल भी हीट ना दे दूं तो डी डेल्टा क्यों इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को याद रखिए हमेशा। डेल्टा क्यों किस चीज के बराबर है? जीरो के। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसको इधर कर लें, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब क्या है? मेरी बात सुने, अगर ये जो मैंने इधर कंटेनर लिया है इसमें ना हीट एंटर कर रहा है ना हीट लीव कर रहा है, अगर इस सिस्टम को मैं कंप्रेस कर लूं तो इसमें जो वर्क होगा वो आपके पास क्या होगा? नेगेटिव। अगर इसका ढक्कन जो है, ढक्कन कंप्रेस मैं कैसे करूंगा? देखें इस सिस्टम के दो तरीके हैं, या तो इसका नीचे का जो बेसमेंट है वो किस पे रखें? वो एचटीआर पे रखें, एचटीआर पे, या नीचे का जो बेसमेंट है वो एलटीआर पे रखे, लो टेम्परेचर पे रखे या हाई टेम्परेचर पे रख लें। ठीक है, एक तो मैं आइडियल की बात कर रहा हूं। अगर आइडियल है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है आइडियल में। देखिए मैं थोड़ा सा ग्राफ के जरिए आप लोगों को शो कर देता हूं। ये P है, ये आपके पास V है। प्रेशर पहले ये था, वॉल्यूम ये था, ये V1 है, ये P1 है। टाइम के साथ साथ प्रेशर कम हो रहा था और वॉल्यूम क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। अगर आप इससे पहले वाले ग्राफ को देखें उसमें भी यही चीज थी, लेकिन उसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट थी और इसमें कौन कांस्टेंट है? हीट कांस्टेंट है। देखें यहां तक आपका ग्राफ आया है। ठीक है, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें आपके पास हीट क्या हो? कांस्टेंट हो, सिस्टम में हीट ना एंटर कर सके ना लीव कर सके, तो ये आपके पास एडियाबेटिक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल करें। इसका मतलब यह है कि इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी, या वर्क आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। वर्क को इधर लेके आए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अगर इसमें एक्सपेंशन हो रही है, मैंने इसको एचटीआर पे रखा है, एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर मैंने इसको एलटीआर पे रखा है, कंप्रेशन हो रही है, तो वर्क आपके पास नेगेटिव होगा। इसके बाद आपके पास है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में यहां पे बार लिखा है, बार का मतलब है प्रेशर। इसका मतलब यह है कि इसमें प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। मैं अगर आपको कहूं कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, नीचे से मैं इसको क्या दे रहा हूं? हीट, डेल्टा क्यों, लेकिन प्रेशर इसका क्या है? कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करें। डेल्टा क्यों इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यों इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आप लिखें पी एफ डॉट डेल्टा एस। वर्क बराबर है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के। तो डेल्टा क्यों इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अगर आप प्रेशर को देख ले उसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स की जगह पे आप ये लिख लें
पी और एरिया जो है उसमें डेल्टा ए डॉट डेल्टा एस लिख लें। अब आपको पता है वॉल्यूम किसकी बराबर है, एरिया ज़रबे डेल्टा एस। मतलब वॉल्यूम को अगर हम लिख लेना तो वो है लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट। इसमें लेंथ और विड्थ को मैंने नाम दिया है एरिया, और ये आपके पास हाइट जो है वो डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा क्यों इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी। डेल्टा ए डेल्टा एस की जगह पे आप लिख ले डेल्टा वी। ठीक है, तो इसमें प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अब ये वाला जो ग्राफ है ये किस तरह बनेगा, ये P है, ये आपके पास क्या है, V है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें, सिस्टम जो है देखें वो पॉइंट A से गया है पॉइंट B पे। मतलब ये है कि अगर ये एक कंटेनर है, नीचे से आप हीट दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। V1 से किधर जा रहा है, V2। इनके दरमियान ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके बाद मोहम्मद की मोहम्मद चार पूरा की हो गया छुट्टी का। तो अगला सही तो बेचोटी का आइसोबेरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबेरिक तो मैंने अभी कर लिया, आइसोकारिक प्रोसेस। आइसोकारिक प्रोसेस, कार का मतलब क्या है, वॉल्यूम, कॉरिक, इसका वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारा इस तरह गैस पड़ा है, मैं नीचे से इसको हीट दे रहा हूं, डेल्टा क्यों, लेकिन ये जो ढक्कन है ये फिक्स है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डेल्टा क्यों इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर v कांस्टेंट है तो डेल्टा v भी बराबर होगा किसके, जीरो के। तो डेल्टा क्यों इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस पी इंटू जीरो, डेल्टा क्यों इज इक्वल टू डेल्टा u। तो ये प्रोसेस आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि मुकम्मल जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, इंटरनल एनर्जी में। ये मॉलिक्यूल बहुत तेज़ तेज़ मूवमेंट करेंगे लेकिन ढक्कन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ले लूँ तो ये P है, ये आपके पास V है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो पहले अगर मैं आपको कहूँ कि वॉल्यूम ये था, तो वॉल्यूम तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, लाइन स्ट्रेट होगी। प्रेशर अगर आपके पास पहले यहाँ पे P1 था तो यहाँ पे प्रेशर आपके पास क्या होगा, P2 होगा। और इसका मैंने इससे पहले जो ग्राफ ड्रा किया था ये वाला जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, इसका स्लोप ज़ीरो था, और इसका जो स्लोप है वो आपके पास है इन्फिनिटी। क्या है, इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी है, इसके स्लोप को देखें, इसके स्लोप में क्या था, डेल्टा P बाय डेल्टा T, क्योंकि P कांस्टेंट था तो जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो। इसको देखो, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा V। यहाँ पे अगर आप देखिए P तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन V कांस्टेंट है, जीरो है, तो डेल्टा P डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी।
अब इसके बाद आपके पास है एक फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर आपके पास ये एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, आप नीचे से इसको क्या सप्लाई कर रहे हो, डेल्टा क्यू हीट। वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है, जो कि इस कंटेनर की टेम्परेचर को 1 डिग्री क्या कर ले, इंक्रीज कर ले, तो इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इस कंटेनर के अंदर 1 मोल का गैस है, 1 मोल। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 मोल। और चेंज इन टेम्परेचर हमने कितना करना है, 1 केल्विन। तो जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका फार्मूला है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी या n डेल्टा टी। डेल्टा क्यू आपके पास हीट है, डेल्टा टी आपके पास क्या है, टाइम है। डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, और डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपके पास हीट क्या रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा। दोनों को अगर आप आपस में कंबाइन कर लो तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर लो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एन डेल्टा टी। सी निकालोगे तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। अब यही एमसीक्यूज हमारे कोर्स में भी आया था एसएसटी के टेस्ट में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो सकती है। यस, अगर टेम्परेचर में मैं चेंज को जीरो कर लूँ तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन जीरो। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय जीरो, तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू, तो इस केस में आपके पास ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। जब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर को हम जीरो पुट कर लें तो इस केस में आपके पास स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब अगर हम डेल्टा क्यू को जीरो पुट कर ले ऊपर वाला जो है, तो C इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, तो C आपके पास क्या आएगा, जीरो। ये दोनों एमसीक्यूज उसमें मौजूद थे। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो मैंने मोल यहाँ पे गैस रखा है, इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूँ, तो ये फार्मूला इस तरह लिखोगे, CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख लूँ, सिर्फ P लिख लो, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। ये आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम।